लास्ट टॉपिक जो हमारा चल रहा था क्लास में, जो ऑनलाइन क्लास हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे मोशन इन ए प्लेन और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा हो गया था। प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट रेंज, आप बैठ जाओ सर, मैक्सिमम हाइट रेंज, सब कुछ ऑलमोस्ट हो गया था। ठीक है, तो इसी को आगे हम लोग कंटिन्यू आप करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आज का जो टॉपिक हम हैं वो पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में पढ़ने, सर्कुलर मोशन के लिए पहले हमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सीखना होगा, एंगुलर वेलोसिटी सीखनी होगी, उसके बाद फिर हम लोग सर्कुलर मोशन में चलेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर हल्का सा डिस्कस करते हैं कि मोशन इन ए प्लेन और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में क्या डिफरेंस है। और मोशन इन ए प्लेन में दो टॉपिक हमारे हैं, एक प्रोजेक्टाइल मोशन और एक सर्कुलर मोशन। ठीक है, दो टॉपिक जो हमारे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन, ये मोशन इन ए प्लेन में आने वाले हैं। तो सर्कुलर मोशन भी मोशन इन ए प्लेन में है, एक प्लेन में आएगा, आगे पीछे नहीं जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन भी एक प्लेन में आएगा, एक पर्टिकुलर प्लेन समझ रहे हैं आप लोग, समझाएगा। तो इन दोनों में अंतर क्या है, समझ रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन में अंतर क्या है। तो पहला केस क्या है कि अगर किसी बॉडी पर जो वेलोसिटी है, किसी बॉडी का जो वेलोसिटी है, अगर एक्सेलरेशन या फोर्स उसके पैरेलल हो, पैरेलल कहने का मतलब या तो स्केल हो या वेलोसिटी यहाँ को है और इसके एग्जैक्टली अपोजिट। तो अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के पैरेलल हैं, थीटा इक्वल टू 0 होगी या थीटा इक्वल टू 180 होगी यहाँ पे, तो इन दिस केस यहाँ पे जो बॉडी मूवमेंट करेगी वो इन ए लाइन करेगी, इट इज एन स्ट्रेट लाइन मोशन। कब? व्हेन थीटा इक्वल टू 0 और 180 बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, इसमें तो स्ट्रेट लाइन ही मूव करना है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल ना हो, किसी भी एंगल पे इंक्लाइंड, बस पैरेलल नहीं है जी, 0 भी नहीं है और 180 भी नहीं है, तो इन दिस केस बॉडी मूविंग इन ए पर्टिकुलर प्लेन एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन ए प्लेन। तो कल हमने क्या पढ़ा था भाई? कल हम लोगों ने इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था। ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, आप पहले दोनों में अंतर समझिएगा, मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर समझ सुनिए। तो ये है आपकी वेलोसिटी, तो ये आपकी वेलोसिटी है एंड वेलोसिटी मेक्स एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल था ना, इस लाइन को हमने हॉरिजॉन्टल कहते हैं, वाई एक्सिस को वर्टिकल कहा था। एंड ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड है, दिख रहा है? तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन वेलोसिटी का केवल मैग्नीट्यूड चेंज, क्योंकि देखो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन पैरेलल या अपोजिट है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी की डायरेक्शन में फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा। जबकि ये ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा और उसकी डायरेक्शन को भी चेंज करवाएगा। यहाँ पे हम लोग पहुंचे तो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी आई, यहाँ पर एक्सेलरेशन जी है, यहाँ पर वेलोसिटी ये है, यहाँ पर एक्सेलरेशन ये रहा, यहाँ पर वेलोसिटी ये है, यहाँ पर एक्सेलरेशन ये रहा। तो ये जी, यहाँ पर भी है ग्रेविटी, ये ग्रेविटी, तो वेलोसिटी v1, यहाँ पर v2, यहाँ पे v3, यहाँ पे v4। ठीक है, ठीक है भाई। एक बार नोटिस कर रहे हैं कि वेलोसिटी कभी भी ग्रेविटी, ग्रेविटी और वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी और ग्रेविटी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कभी पैरेलल नहीं है, इनके बीच का एंगल कभी भी 0 180 नहीं है। लेकिन जो एक्सेलरेशन है, इट इज डायरेक्टेड ऑलवेज इन ए फिक्स डायरेक्शन। ग्रेविटी हमेशा फिक्स्ड है, वेलोसिटी के पैरेलल नहीं है, लेकिन ग्रेविटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो इट इज ए प्रोजेक्टाइल। जो आज हमें सर्कुलर पढ़ना है, ये भी मोशन इन ए प्लेन का एग्जांपल, इसमें क्या होने वाला है? ये सर्किल है, तो इसके लिए एक काम करते हैं, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ एंड इट इज साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी v1 टेंजेंशियल होता है ना, यहाँ पे वेलोसिटी v2, यहाँ पे वेलोसिटी v3, यहाँ पे वेलोसिटी v4। तो v1, v2, v3 एंड v4। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये है सेंटर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग 9th में इसको पढ़े हैं। 9th में आपको पढ़ाया गया है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया आपको है, तो वो आइडिया मैं लेके चल रहा हूँ कि आपको पता है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये ए है 90, ये वाला केस नहीं रहा, 0 180 नहीं है, तो मोशन इन प्लेन बनेगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन ये है, ये एक्सेलरेशन एंड ये एक्सेलरेशन। ठीक है, ये भी ए, ये एक्सेलरेशन
ठीक है, तो इन दोनों में क्या अंतर है, क्या सिमिलैरिटी है? सर ये भी मोशन इन ए प्लेन है, ये भी मोशन इन ए प्लेन है। यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल है वो प्रोजेक्टाइल आपके बोल्ड में है, सर्किल भी बोल्ड में है। अगर मैं बॉल को ऐसे फेंकता यहाँ को तो इस तरीके से मूव करता तो प्लेन यहाँ पर आता, और सर्किल को इस तरीके से यहाँ घुमाता तो वो भी इस प्लेन में आता, तो प्लेन ही में रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी और ग्रेविटी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल जो है वो 0 और 180 नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल नहीं है, और यहाँ पर भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल नहीं है। इन दोनों ही कंडीशन में एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के पैरेलल नहीं है, ठीक है ना। अब क्या है, अगला केस क्या है, इतना तो हो गया। अब अगला केस क्या है कि जो यहाँ पर एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन में है। यहाँ पर हमेशा कहाँ को डाउनवर्ड था, यहाँ पर हमेशा कहाँ को सेंटर को, लेकिन ये जो है ये सेंटर मतलब वेस्ट, देखो ये जो एक्सेलरेशन है वेस्ट की तरफ है, ये जो एक्सेलरेशन है नीचे को मतलब साउथ की तरफ है, ये जो एक्सेलरेशन है तो सेंटर की तरफ लेकिन ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये जो एक्सेलरेशन है ये अपवर्ड है, ऊपर वो है ओ की तरफ लेकिन नॉर्थ को जा रहा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन, जबकि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के पैरेलल नहीं है लेकिन एक फिक्स्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि यहाँ पर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल नहीं है लेकिन वो हमेशा अपनी डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। वेक्टर प्रोडक्ट आपने पढ़ा है भाई, बिल्कुल पढ़ा है। तो P इज इक्वल्स टू dw अपॉन dt, पावर इज इक्वल्स टू क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो dw जो होता है वो होता है f डॉट ऑफ ds, डिस्प्लेसमेंट बताया था बेटा आपको, dt, समझ रहे हैं। ds अपॉन dt जो रहा वो रहा आपका v, तो f डॉट ऑफ v, f डॉट ऑफ v। P इज इक्वल्स टू f होता है m इंटू a डॉट ऑफ v, तो P इज इक्वल्स टू m लग दो बाहर a डॉट ऑफ v। a क्या है भाई, एक्सेलरेशन, v क्या है, वेलोसिटी। तो अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एंगल 90 है, तो इस केस में क्या होगा कि आपका ये a डॉट v डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। आपको मालूम है कि a डॉट v जो होता है वो होता है a b cos ऑफ थीटा। तो अगर थीटा 90 है तो a डॉट b आपका 0 होगा। तो यहाँ पे a डॉट b 0 मतलब पावर लॉस 0 है भाई। कितनी खास बात है, पावर लॉस 0 है इस एक्सेलरेशन में। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 हो गया, थीटा 90 होगा तो इस फॉर्मूले से पावर लॉस 0। पावर लॉस 0 का मतलब क्या निकला कि इस एक्सेलरेशन पावर लॉस 0 मतलब एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा भाई। पावर लॉस ही नहीं हुआ तो एनर्जी लॉस नहीं हुआ, एनर्जी लॉस में एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। एनर्जी काइनेटिक पकड़ते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी है भाई हाफ एम वी स्क्वायर। वी यहाँ पे वेलोसिटी नहीं होता, यहाँ पे स्पीड होता है। अब वेलोसिटी और स्पीड में आपको डिफरेंस पता लग जाना चाहिए, ठीक है भाई। इतना हो गया। तो यहाँ पर पावर 0, पावर लॉस 0, एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया तो स्पीड में भी कोई चेंज नहीं आएगा। क्या कंक्लूजन निकला कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन है जो वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन ओनली द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज चेंज, मैग्नीट्यूड रिमेन्स अनचेंज्ड। इस वाले केस में जो था ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज चेंज, डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड। इस वाले केस में क्या था कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंज ड्यू टू एक्सेलरेशन। अंतर आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अगर एक्सेलरेशन पैरेलल है वेलोसिटी के मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, तो इन दिस केस ड्यू टू एक्सेलरेशन ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज चेंज, आइदर इट इज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, वो डिपेंड करेगा उसके पैरेलल है अपोजिट है। डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तभी स्ट्रेट लाइन बना। एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो भाई ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन ओनली द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज चेंज, इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन्स अनचेंज्ड। एक पर्टिकुलर केस करते हैं भाई, आपने कहा कि सर इट इज वेलोसिटी, मैंने कहा ठीक हो गया। आपने कहा इट इज एक्सेलरेशन, मैंने कहा ठीक है भाई। ये वाला केस एंगल हो गया थीटा, रिजोल्यूशन आपको बताए गए हैं। तो एक को हमने रिजोल्व किया, तो एक को जब हम रिजोल्व करेंगे दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो एक आपको मिलेगा a cos थीटा, यस, और एक मिलेगा a sin थीटा, बिल्कुल यस, a cos थीटा sin थीटा। तो ये रहा a cos थीटा, a का एक कंपोनेंट जो v के पैरेलल है, और एक मिलेगा तो दूसरा a sin थीटा जो v के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो v का परपेंडिकुलर है, ड्यू टू दिस ओनली डायरेक्शन इज चेंज,
और जो उसके अलोंग आया ड्यू टू ओनली मैग्नीट्यूड चेंज। तो अगर आपका एक्सीलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल भी नहीं है, एक्सीलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर भी नहीं, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो इन दिस केस वी रिजॉल्व ए इन टू पार्ट्स, ए cos थीटा ए sin थीटा। तो जो cos वाला है v के अलोंग, तो ये कॉन्सेप्ट लग गया भाई, ड्यू टू विच ओनली मैग्नीट्यूड इज चेंज। और जो परपेंडिकुलर आएगा तो डायरेक्शन चेंज होगा, तो मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा इस वाले केस में, समझ रहे हैं। तो सिंपल सा बात था कि भाई अगर आपसे देखिए भाई ये चीजें आपकी लगेंगी अगले साल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, इससे कंसेप्चुअल से निकलते हैं, अच्छे सवाल निकलते हैं, कॉम्पिटिशन से सवाल पूछते हैं, बस आपका थोड़ा सा चीजें क्लियर होनी चाहिए भाई क्या हो रहा है करके। आपको कोई फील्ड दे दिया, कोई भी फील्ड दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो भी वटेवर, इलेक्ट्रिक फील्ड ही मान लेते हैं। ये जो यहाँ पर एक दीवार है इसको पॉजिटिव मैंने मान ली, यहाँ पर एक दीवार है इसको मैंने नेगेटिव चार्ज दे दिया, मतलब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल के मैंने इसको दे दिए, तो भाई ये हो गया हमारा पॉजिटिव, हो गया हमारा नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, यूनिफॉर्म आना है यहाँ से यहाँ को, इधर को जहाँ को मेरा हाथ आ रहा है इधर को आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगेगा, तो फोर्स भी यहीं को लगेगा भाई हर जगह पे। अब फोर्स यहाँ को है तो एक्सीलरेशन भी यहीं को लगेगा, मतलब यहाँ पे एक्सीलरेशन ऑलवेज इन ए फिक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर किसी पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को फेंकें या छोड़ें तो हमेशा अगर इसके अलोंग छोड़ें तो वो स्ट्रेट लाइन चलेगा, समझ रहे हैं। और उसके अलावा किसी भी एंगल में फेंकें, किसी भी एंगल में, तो वो मस्ट बी कवर्ड ए प्रोजेक्टाइल पाथ, क्योंकि यहाँ पर एक्सीलरेशन जो है वो हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है। अगर एक्सीलरेशन भी अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो यहाँ पर सोचना पड़ेगा भाई सर्कुलर है फिर कौन सा मोशन है, लेकिन अगर एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स डायरेक्शन, एक्सीलरेशन हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन में है और वेलोसिटी के पैरेलल नहीं है, तो इन दिस केस द पार्टिकल मस्ट बी मूव इन ए प्रोजेक्टाइल पाथ इन ए प्लेन। क्लियर है भाई। तो स्ट्रेट लाइन पाथ, प्रोजेक्टाइल पाथ और सर्कुलर पाथ, इन तीनों में डिफरेंस आपका बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, मेरे ख्याल से रट जानी चाहिए, इतनी बार बातें रिपीट कर दी है। सेम पाथ में होगा स्ट्रेट लाइन, ये प्रोजेक्टाइल, ये सर्कुलर। क्या बात है कि एक्सीलरेशन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, अगर एक्सीलरेशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, अगर एक्सीलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी तो ड्यू टू दिस एक्सीलरेशन ओनली द मैग्नीट्यूड, only the direction of the velocity is changed, magnitude remains unchanged. Due to this acceleration, kinetic energy of the particle remains constant. ठीक है, तो हल्का सा हमने मोशन ने प्लेन लिया। अब हम लोग चलते हैं दोबारा से अपना सर्कुलर मोशन, ये हम लोग कर चुके हैं, अब सर्कुलर मोशन चलेंगे। सर्कुलर मोशन में हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो अब नया टॉपिक हम लोग करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। चलो छोड़ दो, नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं। अब देखिए क्या है, अब हम पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन ए प्लेन। प्लेन में कब मूवमेंट होगा भाई, मोशन इन ए प्लेन पता है कि एक्सीलरेशन वेलोसिटी के पहले नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे एक्सीलरेशन हमेशा एक पॉइंट की तरफ रहेगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। तो वो तो खैर दूर की बात है, पढ़ते हैं इसको भी हम लोग। तो भाई ये है हमारा सर्किल, ठीक है, एक पॉइंट रहा ये सेंटर है, पार्टिकल इस पॉइंट पे है P1 पे, और P1 पे जो इसका वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी हो गया, ये हो गया आपका V1 के इक्वल। दूसरा पॉइंट ये रहा, ये है आपका P2, और यहां पे जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी है अपनी V2, ठीक है, ठीक है। तो P1 से P2 तक जाने में इसने जो आर्क कवर किया, आर्क आप जानते हैं, मान लीजिए डेल्टा एस आर्क है, एंड ये जो एंगल जनरेट किया वो थीटा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना, कितना एंगल घूमा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इसको आप डेल्टा एस कहें तो इसको डेल्टा थीटा कह दीजिए। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है डेल्टा थीटा, इट इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन क्या, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो डेल्टा थीटा है एंगल, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा एस आर्क जो नपेगा वो एल में नपेगा, लेंथ इतने मीटर का आर्क है, आर रेडियस है, इतने मीटर की रेडियस है, ये भी एल में मेजर होगा, तो एल और एल कट गए, डायमेंशनल लेस।
कोई डायमेंशन नहीं है। यूनिट होती है भाई, यूनिट होता है इसका, यूनिट होता है रेडियन, मालूम है आपको। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिनकी यूनिट होती है लेकिन डायमेंशंस फॉर्मूले नहीं होते, डायमेंशंस नहीं होते हैं, दीज यूनिट्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है इट इज सप्लीमेंट्री यूनिट, क्योंकि इसका यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं, ठीक है ना। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो है टेंसर क्वांटिटी, जो आपने बहुत बार पहले सुना होगा टेंसर क्या होता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर भी है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी है। जब वेक्टर है, अगर हम लोग बहुत छोटे एंगल्स में लें, अगर मैं डेल्टा थीटा का वैल्यू बहुत छोटा लूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट काफी छोटा लूं, तो इस केस में स्केलर है, सॉरी वेक्टर है। और अगर एक नॉर्मल एंगल लें 90, 45, 60, 70, उस केस में ये स्केलर है। तो सर ऐसी क्या कहानी हो गई यार कि स्केलर छोटे एंगल पर स्केलर और बड़े एंगल पर वेक्टर। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि वेक्टर जो होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, ए प्लस बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो अगर हमारे एंगल बहुत छोटे हैं, एंगल बहुत छोटे हैं, तो उस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो उस केस में जो होता है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका वेक्टर है व्हेनेवर डेल्टा थीटा टेंड्स टू जीरो, जब डेल्टा थीटा काफी छोटा हो तो उस केस में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। और अगर डेल्टा थीटा इज नॉट टेंड्स टू जीरो, एक नॉर्मल वैल्यू है, तो इस केस में ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा, तो ये आपका वेक्टर नहीं होगा। समझ रहे हैं? यूनिट है रेडियन। तो अगर मैं एक रेडियन को डिफाइन करूं तो 1 रेडियन जो होता है वो कितना होता है, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू, बताइए, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू, ये कितना है डेल्टा एस और डेल्टा आर। तो इफ डेल्टा एस इज इक्वल्स टू आर, मतलब आर्क P1 P2 इज इक्वल्स टू रेडियस, आर्क P1 P2 रेडियस के इक्वल हो जाए। इफ डेल्टा एस इक्वल्स टू आर, अगर डेल्टा एस आर के इक्वल है तो इन दिस केस डेल्टा थीटा, देखिए भाई डेल्टा एस आर इक्वल है तो डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू 1 रेडियन। तो 1 रेडियन क्या है सर, 1 रेडियन वो एंगल है, 1 रेडियन इज दैट एंगल जो सर्किल की रेडियस के बराबर आर्क सर्किल के सेंटर बनाता है। मतलब ये 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है, तो ये जो एंगल होगा 1 रेडियन होगा, ठीक है, 1 रेडियन हो गया। तो ये है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या भाई, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तुमने कहा सर क्या मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, वेक्टर तो है, स्मॉल एंगल्स पर है, डेल्टा थीटा टेंड्स टू जीरो है, लेकिन वेक्टर है ना। जब एवरेज, जब एंगल का वैल्यू बड़ा हो जाएगा तो ये नहीं होगा। चलो सिखाएंगे इसको अभी कि ऐसा कैसे होता है कि बड़े एंगल पर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं हो रहा है और छोटे एंगल पे कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा है, क्यों, कैसे, वो हम लोग सीखेंगे अभी। चिंता मत करिए, सिखा देंगे उसको कि ये बड़े एंगल पे इस वेक्टर नहीं है, जबकि छोटे एंगल पे डेल्टा थीटा टेंड्स टू जीरो, तो ये वेक्टर है। लेकिन वेक्टर का तो डायरेक्शन तो है ना। अब सर्कुलर मोशन या रोटेशन मोशन में बस अच्छी बात ये होती है कि डायरेक्शन दो ही होती है ना, या तो आप क्लॉकवाइज घूमोगे या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, तीसरा तो डायरेक्शन है नहीं है। तो यहाँ पर जो स्क्रोल हम बचपन से लगाते हुए आ रहे हैं 98 से ना, इस तरीके से वही। तो यहाँ पर जो फिंगर्स हैं दिस इज रिप्रेजेंट तो रोटेशन सेंस, रोटेशन सेंस। तो ये ऐसे घूम रहा है तो अंगूठा कहाँ को, ऊपर को, सीढ़ियाँ होती है ना, तो अगर सीढ़ियों में तुम ऐसे घूमते हुए, अब सीढ़ियाँ बना ऐसे बनाई किसी ने, ऐसे आदमी जा रहा है तो ऐसे घूमते हुए कहाँ को जाएगा, ऊपर को उंगलियाँ, और अगर ऐसा आएगा तो कहाँ को आएगा, नीचे को। तो अब अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो अंगूठा बाहर को, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टेकन आउटवर्ड टू द प्लेन, उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिस प्लेन में आपका सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। और अगर इस तरीके से लें तो कहाँ को आएगा, अंदर को। अगर क्लॉकवाइज घूमे तो कहाँ को आएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर को। तो डायरेक्शन है, जिस प्लेन में आप घूम रहे हो उस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर या उस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर, डिपेंड करेगा आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज। आप एक काम कीजिएगा, घर में आपके घड़ी होगी, उस घड़ी के ऊपर से डॉट लिख दीजिए, सॉरी क्रॉस लिख दीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस, आपको बता रखा है क्रॉस एंड डॉट आर रिप्रेजेंट डायरेक्शन। क्रॉस इज रिप्रेजेंट डायरेक्टेड इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, डॉट इज रिप्रेजेंट डायरेक्टेड आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो घड़ी के ऊपर से क्रॉस लिख देना, जितने बार घड़ी को देखोगे उतना समझ जाना कि हाँ भाई क्लॉकवाइज का डायरेक्शन कहाँ को होता है, अंदर को, और एंटी क्लॉकवाइज का कहाँ को होगा, बाहर को। दो डायरेक्शन है भाई, ठीक है ना। अच्छा ये पेन है, ये पेन घूम रहा है, ठीक है ना, कैसे घूम रहा है बताइए, हालांकि रोटेशन में सर्कल की बात कर रहा हूँ। तो आपने कहा सर ये पेन जो घूम रहा है ये आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। मैं मेरी तरफ से आके देखो तो, अगर मेरी तरफ से आके देखो तो भाई क्लॉकवाइज दिखाई देगा।
तो मेरे तरफ से क्लॉकवाइज मतलब अंदर को, आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाहर को है। तो एक ही चीज जो अंदर को आएगा वही यहाँ से को निकलेगा, बाहर को निकलेगा ना। तो इतना भी डीप नहीं चलते हैं, बस आगे सीखेंगे। तो भाई दो डायरेक्शंस यहाँ पर हैं, एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज अगर घूमेगा, अगर आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो इसका डायरेक्शन कहाँ को होगा भाई, ये दिख रहा है अंदर को। और एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कहाँ को होगा, बाहर को। लेकिन कब, when delta theta tends to 0, because only in this condition the commutative law is follows। इसी कंडीशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो है, इसी कंडीशन में वेक्टर है। अगर डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 नहीं है तो इस केस में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होगा, इस केस में वेक्टर नहीं है। तो इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उम्मीद करता हूं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक शायद आपको आ गया होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल डेफिनेशन भाई बचपन से पढ़ते हैं। प्लेन एंगल है बेसिकली, एंगल भी दो टाइप के होते हैं भाई, एंगल भी दो टाइप के, तो जनरली एंगल बोलते हैं। एंगल दो टाइप के होते हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल बनता है 2 डायमेंशन में, सॉलिड एंगल बनता है 3 डायमेंशन। बड्डी की टोपी में जो एंगल बनता है पढ़ेंगे इसको। और पिज्जा में जो कट निकल रहा है वो प्लेन एंगल है, प्लेन में आ रहा है, ठीक है वो, ठीक है। तो हम लोग प्लेन एंगल की बात करें, हम 2 डायमेंशन में तो डेफिनेटली प्लेन एंगल की बात करेंगे। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क किसके बराबर है, P1 P2, इसको डेल्टा एस लिया। रेडियस किसके बराबर, आर। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यूनिट क्या होता है, रेडियन। डायमेंशन नहीं होगी, डायमेंशनल लेस है। तो दोस यूनिट, दोस फिजिकल क्वांटिटी, दोस यूनिट हैविंग नो डायमेंशंस दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट। तो रेडियन भी आपका सप्लीमेंट्री यूनिट है। सॉलिड एंगल आगे पढ़ेंगे तो सॉलिड एंगल का यूनिट जो होता है वो स्टेरेडियन होता है, और वो भी सप्लीमेंट्री यूनिट ही है, क्योंकि उसका यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन उसका भी नहीं है। अगर डेल्टा एस आर के बराबर हो जाए, इफ डेल्टा एस इक्वल टू आर, अगर डेल्टा एस आर के बराबर है तो इस केस में कट गया तो थीटा डेल्टा थीटा रहेगा आपका 1। तो 1 रेडियन कब होगा, अगर आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। अगर उस सर्किल का आर्क, कोई आर्क उस सर्किल के रेडियस के इक्वल है तो बनने वाला एंगल जो होगा वो 1 रेडियन होगा। ठीक है, इतने बात समझ आ गई आपके। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कब, whenever delta theta tends to 0, only in this condition commutative law is follows। ठीक है। If delta theta is not tends to 0, in this case displacement is, इस डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होगा। समझाता हूँ अभी, इतनी बात समझ आ गई बात। तो ये क्या था बेटा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, व्हाट इज वेलोसिटी, सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट भी दो हो गए, एक जो पीछे हम लोग को पढ़ा करते थे डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया लीनियर वेलोसिटी। 5 रेडियन अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। कोई की बात छोड़ना भाई। इक्वेशन नंबर 1 माना, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी, दे दो भाई। तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। कोई फर्क नहीं भाई, डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सर एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन एवरेज, अभी ये भी तो बहुत सारी होती हैं, एवरेज था, इंस्टेंटेनियस था, किसी पॉइंट में था, पता है आप लोगों को। वही चीज़ यहाँ पे भी चलेगी जो हमने पिछला पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज़ पिछले जो वीडियोस हैं उनको देखिए, वहाँ पर आप लोग बाकी वेलोसिटी सीख जाएंगे। ठीक है ना। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी आपका क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज ऑल्सो वेलोसिटी, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी जो है ये है आपकी लीनियर वेलोसिटी, वी से रिप्रेजेंट होगा। ये एवरेज और ये वी एवरेज। तो एवरेज इंस्टेंटेनियस कब बनता है, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था, शायद अग्निहोत्री ने सवाल उठाया था कि सर ए और बी पर इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस कैसे, मतलब क्या है। तो भाई इसको हल्का सा फिर डिस्कस करते हैं। देखिए ये पॉइंट ओ है, तो ओ से ए तक आप S1 डिस्प्लेसमेंट कवर किए, O से B तक आप S2 डिस्प्लेसमेंट कवर किए, A से B तक जो आप डिस्प्लेसमेंट कवर किए वो है डेल्टा S। तो डेल्टा S होगा S2 माइनस S1 के बराबर। लेट अस कंसीडर T1 टाइम टेक्स बाय द पार्टिकल फ्रॉम रीचिंग O to A एंड T2 फ्रॉम O to B। O से A तक T1 लगा है, O से B तक T2 लगा है, तो A से B तक लगा T2 माइनस T1, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा T से। तो A और B के बीच में टोटल डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा S, और A और B के बीच में टोटल टाइम लगा डेल्टा T। तो जो एवरेज वेलोसिटी बना वो बना डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। एरो नहीं लगाया है, बार लगाया, एवरेज। ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। सर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट वेलोसिटी हो कैसे गया, क्योंकि बचपन से तो हमको सिखाया जाता है कि सर वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो
तो अगर आप उस डिस्प्लेसमेंट कवर करोगे तो फिर आप तो एक पॉइंट में रही नहीं, तो आगे निकल लिए, आप उस पॉइंट में तो रहे ही नहीं, कुछ टाइम निकल गया तो सर तो आगे चले गए। इंस्टेंट करेक्ट इस पर्टिकुलर मैंने करेक्ट 12 बजे मेरा वेलोसिटी कितना बताओ, तुम सर कैसे बताएं, 12 से 12 बज के 1 मिनट भागो भी तो सही, उस टाइम तो लो, तो भाई बड़ा दिक्कत हो गया। तो हमने क्या करा कि B टेंड्स टू ए, आइदर B टेंड्स टू ए और A टेंड्स टू B, डेल्टा T टेंड्स टू 0, मतलब इफ वी टेक डेल्टा T टेंड्स टू, हमने लिमिट लिया डेल्टा T टेंड्स टू 0। अब टेंड्स में बड़ी कहानी है, इक्वल टू 0 और टेंड्स टू 0 में बहुत बड़ा अंतर है। आप अपने घर पहुंच गए और आप अपने घर की तरफ जा रहे हो, घर टेंड्स टू 0 का मतलब आप कभी अपने घर नहीं पहुंचोगे, बस घर के बहुत करीब रहोगे हमेशा, टेंड्स टू 0 अगर का है, इक्वल टू 0 का है तो एग्जैक्ट पहुंच गए, एग्जैक्ट पहुंच गए। सुनिए, S1 मान लीजिए 4 मीटर और S2 मान लीजिए 10 मीटर, तो भाई डेल्टा S कितना हो गया, डेल्टा S हो गया 10 माइनस 4 6 मीटर, तो डेल्टा S 6 मीटर हो गया। टेंस टू 0 कर दिया भाई, B टेंस टू है, टेंस टू 0 तो B यहाँ आ गया, तो सर ये 4 है, ये 9 हो गया, सर ये 3, ये पॉइंट यहाँ आ गया, सर ये आपका 8 सेंटीमीटर, ये 4, तो ये गैप 4, यहाँ पर पहुंच गए, B यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक का 6, ये 4, तो डेल्टा S 2, B यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ तक 5, ये 4, तो ये 1, B इसके बगल में आ गया 4.001, 4.001, ये 4, तो डेल्टा एस क्या है, काफी छोटा है, ये है टेंस, मतलब आप ऐसे पॉइंट की बात करो जो आपके एक्चुअल पॉइंट से थोड़ा सा आगे है, तो जो यहाँ पर वेलोसिटी होगा वही ऑलमोस्ट यहाँ पर होगा। तो टेंस करते ही क्या है कि आप ऐसे दो पॉइंट की बात कर रहे हैं जो दो पॉइंट एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हैं, बहुत करीब, ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट है, जितना पहले पॉइंट पे वेलोसिटी होगा उतना ही आपके दूसरे पॉइंट पर भी वेलोसिटी होगा। तो ठीक है, तो एवरेज होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम और इंस्टेंटेनियस होता है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इट इज एवरेज। हमको इसको बनाना है इंस्टेंटेनियस। ये इंस्टेंटेनियस कब बनेगा, इफ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ले लिया लिमिट, तो भाई क्या बन गया बताइए, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर इंटू कितना, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यस, ओके। तो लिमिट लगाते ही डेल्टा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डी में। यस, आपको याद है, तो डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर डी वी अपॉन डी टी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी एंड डेल्टा? डेल्टा इज ऑर्डिनरी डिफरेंस एंड डी इज लिमिटिंग डिफरेंस। डेल्टा एक ऐसा डिफरेंस है जो दो पॉइंट के बीच का है, जबकि डी एक ऐसा डिफरेंस होता है जो दो बहुत पास के पॉइंट्स का होता है तो डिफरेंस ही। तो d theta upon dt is called average, sorry, delta theta upon delta t is delta theta upon delta t is called average angular velocity. d theta upon dt is known as instantaneous angular velocity and represented by omega. ये ओमेगा बार है, एवरेज 1 अपॉन r d डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, सर डेल्टा s अपॉन डेल्टा t इज एवरेज लीनियर वेलोसिटी, जबकि ds अपॉन dt इज इंस्टेंटेनियस, d लगा दिया, पता है आपको। तो ओमेगा इक्वल टू v अपॉन r, यहां भेज दीजिए, या v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। ठीक है, ठीक है भाई, लीनियर वेलोसिटी r ओमेगा। अभी दिक्कत करते हैं इसमें, इन वेक्टर फॉर्म अगर हम चलें, इन वेक्टर फॉर्म अगर हम लोग चलें तो v इज इक्वल्स टू r क्रॉस ओमेगा। तो v इक्वल टू कितना है, v इक्वल्स टू r ओमेगा, तो v इक्वल्स टू जो आपका हो जाएगा ओमेगा क्रॉस। अभी देखते हैं इसको क्या, देखिए अब पहले को समझ लें, क्रॉस आपको पहले समझाते हैं फिर आपको बताते हैं। क्रॉस निकालना आपको आता है ना भाई, क्या था क्रॉस, a क्रॉस b, एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है, a से b को याद है भाई, बहुत हाथ है, काम आते हैं हाथ, a क्रॉस b क्रॉस a, अंगूठा फिर वो बताएगा आपको। देखिए भाई अब थोड़ा सा थीटा में चलने की कोशिश कीजिएगा। सर्किल देखिए भाई कैसा है, कहां से देख लो सर्किल, कैसे देख लो पता है, ऐसे ही रखा है कड़ा, ऐसे रखा हुआ है, समझ लो, कड़ा जो आप हाथ में पहनते हो ऐसे नहीं रखा है, वो ऐसे रखा है, समझिए ये इसकी एक्सेस हो गई। यहां पर आप लोग हो, इसको देख लो पार्टिकल को, ये हो गई इस पार्टिकल की वेलोसिटी v, ठीक है, और ये है r रेडियस वेक्टर। एंगल इज टेकन बिटवीन द डायरेक्शन, बार बार बोला गया था, मतलब फिर देखिए आप होते बहुत विद्वान हो, ये r है ये v है, तो r और v के बीच का एंगल कौन सा लेंगे भाई, अल्फा की बीटा, कुछ लोगों ने दिया होगा आंसर जरूर, बीटा, बिकॉज
ये एरो इसका देखिए, जो ये पहला वेक्टर है इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, तो ये आपका एंगल होगा काउंट बीटा। ये वाला कब काउंट होता, जब आपका वेक्टर ऐसा और ऐसा होता ना, इसका डायरेक्शन और इसके डायरेक्शन के बीच का एंगल। तो एंगल इज टेकन ओनली बिटवीन द डायरेक्शंस। एरो की लाइन की, अब तुम लोग इतना इंटेलिजेंट तुम इसको ले लेते हो, ये नहीं लेते भाई। डायरेक्शन तो आर का डायरेक्शन ये है, तो इसको मैं आर कैप मान लेता हूं, कोई दिक्कत थोड़ा ना, कैप का मतलब डायरेक्शन ही तो होता है। अच्छा आर क्रॉस वी करोगे, देखिए भाई अब ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी करोगे तो उंगलियां ए से बी को, अंगूठा कहां को आ रहा है, बी क्रॉस ए करोगे तो उंगलियां बी से ए को, अंगूठा कहां को आ रहा है, समझ रहे ना बात को। तो आर क्रॉस बी अगर आपने किया, मतलब देखो हम तो इतने इंटेंस बच्चे देखें, ए क्रॉस बी उनका नीचे को आ रहा है तो अंगूठा ऐसे, ये नहीं होता, ये स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आएगा। ए क्रॉस बी, अगर बी क्रॉस ए कर रहे हो तो उंगलियां बी से ए को, अब आपका हाथ ऐसे पीछे घुमा, अलग बात है, ये बी क्रॉस ए क्रॉस बी, तो v यहां को है। अगर आप v क्रॉस आर करते हैं, सोचिए ये v है ये r है, एंगल 90 होगा, तो v क्रॉस आर करते तो अंगूठा कहां को आता, नीचे को। ये घूम कैसे रहा है भाई, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो पहले ही बताइए मुझको सर। ये घूम रहा है ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज, देखो ऊपर से देख रहा, ऊपर देखने में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और मैंने कहा था घड़ी में लगा देना क्रॉस, घड़ी क्लॉकवाइज घूमती है तो उसकी डायरेक्शन अंदर को है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यहाँ पर डायरेक्शन कहां को आएगी भाई, ऊपर को। तो सर ओमेगा तो ऊपर को है ना इस पॉइंट पे, ये तो कंफर्म ओमेगा ऊपर को है, तो अंगूठा भी ऊपर को आना चाहिए। तो अगर आप v क्रॉस r करोगे तो अंगूठा कहां को आ जाएगा, नीचे को, गलत हो गया। तो क्या करना पड़ेगा भाई, r क्रॉस v, तो उंगली r से v की ओर आएंगी तभी अंगूठा कहां को आएगा, ऊपर को, तो ओमेगा भी कहां को आएगा, ऊपर को। तो इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर v इज इक्वल टू क्या किया, r क्रॉस v क्रॉस r, फिर सुनिए r क्रॉस v करोगे नीचे को, लेकिन एक्चुअल में है कहां को, ऊपर को, तो क्या करना पड़ेगा, r क्रॉस v क्रॉस r नहीं करो, क्या करोगे r क्रॉस v, ठीक है। तो v इक्वल टू कितना बेटा आपका, r क्रॉस ओमेगा, सॉरी v इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा, सॉरी यहाँ पर जो निकला ओमेगा निकला, सॉरी हमने ओमेगा निकाल दिया, वेक्टर ओमेगा इज इक्वल टू क्या निकाल दिया, वेक्टर ओमेगा इज इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस v, ठीक है। लेकिन हमारे पास इक्वेशन में यहाँ पर कौन है, v, इट इज v, इट इज v, इट इज r। देखो भाई ये v है, ये r है, और ये जो है ये ओमेगा है। अब पकड़ लो भाई तीनों को, देखिए ओमेगा कहाँ को है, ऊपर को, v कहाँ को है, आगे को, दिखाई दे रहा है, यस, और r कहाँ को है, ये। तो अब आपका क्या है, v लेके आना है, तो r क्रॉस ओमेगा, देखिए अगर r से ओमेगा की तरफ उंगलियां करते हैं ऐसे, तो अंगूठा कहाँ को आ जा रहा है, पीछे को, गलत हो रहा है। कहाँ करना है, v के अलोंग लेके आना, तो v के अलोंग कब आएगा, v के अलोंग कब आएगा, जब ये आएगा, देखिए तो ये हाथ ऊपर हो गया, उंगली यहाँ को आ रही है, तो यहाँ को नहीं आ रहा है, तो किससे, ओमेगा से r की तरफ, ओमेगा से r की तरफ। वो पहले वाले में r और v के टर्म में बता देता, सॉरी गलती हो गई। तो भाई ये कहाँ से कहाँ को आ रहा है, यहाँ से यहाँ को आ रहा है, ये कौन है, ओमेगा, तो ओमेगा से कहाँ की तरफ आ रहा है, इसकी तरफ, ये कौन है, r, तो ओमेगा क्रॉस r इज इक्वल्स टू v। तो v इज इक्वल्स टू जो रहा वो v इज इक्वल्स टू कितना होगा बेटा आपका, ओमेगा क्रॉस ऑफ r। फिर देखिए यहाँ पे बॉडी अगर एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम रही होती, यहाँ पे बॉडी अगर क्लॉकवाइज घूम रही होती तो क्या होगा, देखिए भाई अगर बॉडी को हम क्लॉकवाइज घुमाएं इसी केस में तो क्या होगा, क्या ये फॉलो हो रहा है, देखें तो ये हमारा रहा इस तरीके से, ये इस तरीके से रहा। तो यहाँ पे हम अब बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाएं, क्या घुमाएं, क्लॉकवाइज, ऊपर देखने में क्लॉकवाइज, मतलब अंदर को मतलब यहाँ से कहाँ को आएगा, नीचे को आएगा, ओमेगा। आर तो अपना वही रहा, अभी ऐसे घुमाया, देखिए दिख रहा है, अगर इस तरीके से घूम रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी इस तरीके से आएगी, ये v हो गया, आर अपना वही आगे को, समझे ना, आर कैप जो है ये जो रहा ये अभी भी आपका आर कैप ही रहा। फिर पकड़े तीनों को, तो आर कैप वही है, v मेरी तरफ आ गया, ओमेगा नीचे को है, कंडीशन क्या है, ओमेगा क्रॉस आर, कंडीशन क्या है, ओमेगा क्रॉस ऑफ आर। देखिए भाई ये कंडीशन है, आर जो है वो यही है, v मेरी तरफ आ गया, ओमेगा नीचे को है, ओमेगा कौन है, ये आर कौन है, ये, तो ओमेगा क्रॉस आर, देखिए ओमेगा से आर की तरफ उंगलियां आ रही हैं, तो अंगूठा कहाँ को आ रहा है, मेरी तरफ, समझ लो, अब मेरी तरफ मतलब v के लॉन्ग तो आ रहा है, तो वेक्टर फॉर्म में v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा आपकी एंगुलर वेलोसिटी। अब आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, सेम कॉन्सेप्ट है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। सब पॉज कर दो, बंद ही कर देना, कितने मिनट का बना।